हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार जो है कूटनीतिक संपर्क बनाने जा रही है, उसके बारे में जानेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ग्रैंड मास्टर हैं, मतलब और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर वैश्विक कूटनीतिक संपर्क यानी ग्लोबल डिप्लोमेटिक कांटेक्ट के लिए सर्वदलीय सांसदों के कितने डेलीगेशन बनाए हैं? टोटल कितना डेलीगेशन है? आंसर होगा 7। टोटल 7 डेलीगेशन है और उन सबको ये सारे 7 लोग लीड करेंगे। मतलब कई सारे सांसद हैं, बहुत सारे सांसद होंगे, उन सब में को ये तमाम 7 सांसद ये लीड करेंगे। और ये खास तौर पर दुनिया के जो बड़े देश हैं और उसमें भी जो इम्पॉर्टेंट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर उन देशों में दौरा करेंगे और वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है पाकिस्तान का, यानी सीमा पार आतंकवाद, उसके खिलाफ भारत का जो रुख है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये बताया जाएगा कि भारत जो है ना वो आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति बनाया हुआ है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका वहाँ से प्रतिक्रिया आई, तो इस मामले पर बहुत सारे दुनिया के देशों में कन्फ्यूजन है अभी भी। ठीक है, कौन की क्या स्थिति रही, कौन भारी पड़ा, बहुत सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो चल रही हैं। जैसे राफेल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रहा है कि उसको गिराया गया है, लेकिन भारत सरकार ने या रक्षा मंत्रालय ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बातचीत हुई तो उसमें डीजीएमओ से पूछा गया, तो फिर पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। और भारत का जो ये जो हमला था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन तमाम आतंकवादी जो सेंटर्स थे वहाँ पर जो भारत ने उन सबको उड़ाए थे, तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना कि वो कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था और हम ऐसा करेंगे, हर बार करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का संदेश ये तमाम सांसद वहाँ जाकर देंगे। और ये 7 प्रतिनिधि मंडल हैं, यानी 7 डेलीगेशन है, उन सबको ये सब लीड करेंगे। और इसके बारे में पीआईबी में यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से डिटेल भी जारी किया गया है। और इसमें ये तमाम जो सांसद हैं वो देख रहे हैं, ये पूरी लिस्ट है। कौन कौन है? शशि थरूर हैं कांग्रेस से, रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी से, संजय कुमार झा जदयू से, बैजयंत पांडा वो बीजेपी से हैं। ठीक है, संजय कुमार झा जेडीयू से। ओके, कनिमोझी ये डीएमके से हैं, सुप्रिया सुले एनसीपी से, और श्रीकांत एकनाथ शिंदे ये शिवसेना से। तो ये सब जो है ना वो लीड करेंगे और इन सब को आप एक एक करके देख लीजिए। ये सारे जो सांसद हैं यही सब लीड करेंगे और दुनिया को ये संदेश देंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रख रहे हैं और हमने जो किया है वो कितना सही था और कितना ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि यूरोप को क्या लगता है, आप देखिए पिछले दिनों जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, तो यूरोप के तमाम देश ये चाह रहे थे कि भारत जो है एकदम उछल कर आए और भारत जो है यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए। भारत ने क्या कहा? शांति की बात कही, लेकिन ये भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको समाधान किया जाना चाहिए। ठीक है, और एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कई बार कहा कि यूरोप का जब उसके पास संकट आता है तभी लगता है कि संकट है, बाकी देशों का जो संकट है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। पिछली बार काफ़ी वक्त पहले ये बातें कही थी उन्होंने। तो ये जो संदेश है भारत की ओर से कि हम जो है ना, अगर आतंकवाद हमारे यहाँ होगा तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल देश में घुसकर, दूसरे देशों में घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे संदेश और कूटनीतिक संदेश, ताकि इसको लेकर जो है वो माहौल भारत के प्रति बेहतरीन बन सके, इन सब का संदेश ये दिया जाएगा। इस दौरान अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो भारत ने आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में जो हमला किया, तो उस दौरान जो है ना उसके जस्ट बाद वहाँ के जो डीजीएमओ हैं उनको सूचित कर दिया गया था कि ये हम हमला कर रहे हैं और उधर से कोई रिटेलिएट नहीं होना चाहिए, रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए, कोई सेना जो है वो चुपचाप रहे। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम यह बात ये भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या इससे पहले भी डेलीगेशन भेजा गया है। तो देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे 1994 में उस वक्त के जो विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, कब की बात है? 1994 में।
तो उस समय यूएनएचआरसी में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा गया था। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, तो उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन भेजा था और ऑल पार्टी ये डेलीगेशन था। 2008 में मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह की सरकार की ओर से भी विदेशों में डेलीगेशन भेजा गया था और वहाँ पर कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक कांटेक्ट इसके बारे में बताना और पाकिस्तान के बारे में पर्दाफाश करना, इन सब का काम किया गया था। ओके, तो मुझे लगता है ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। आंसर क्या होगा? आंसर ए और बी दोनों होगा, लेकिन अभी जो है ना वो जगत गुरु रामभद्राचार्य को ये अवार्ड दिया गया है और गुलजार को जो है ना वो भेज दिया गया है ये अवार्ड। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने, राष्ट्रपति ने ये अवार्ड दिया। तो ये समारोह का फोटोग्राफ है, दिल्ली में ये आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान दिया है, ठीक है, 16 मई को, ठीक है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ जो है ना इस तरह से अंग्रेजी में लिखा जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में को लेकर JNANPITH। तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में अगर इस तरह का दिखे तो वो जो है ना वो यही उसकी वेबसाइट पे भी है और अंग्रेजी में यही लिखा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान गुलजार के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा कि वो उपस्थित नहीं है, अस्वस्थ हैं उसकी वजह से, और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की बधाई देती हूँ मैं, ऐसा राष्ट्रपति जी ने कहा और शुभकामना प्रेषित किया है। स्वस्थ हो जाएंगे जल्द ही और साहित्य, कला, समाज, देश, इन सबको निरंतर योगदान देते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ओके, ये समारोह आयोजित किया गया था। अच्छा, ये तो 58वां था जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया और गुलजार को, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला यानी 57वां किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो गोवा के दामोदर मौजे को मिला था, ठीक है, गोवा के दामोदर मौजे को मिला था। और अगर सवाल हो यहाँ पर एक और चीज़, ये 58वें है, ठीक है, 59वें यानी 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया, ठीक है। कौन से में? 59th उसके लिए चुना गया विनोद कुमार शुक्ल का। और अभी अवार्ड दिया गया है किसके लिए? तो 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सम्मान दिया गया है। तो यहाँ सवाल उठ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। 1965 में भारतीय साहित्य में जो उत्कृष्ट योगदान है उसके लिए हर साल दिया जाता है। उस समय स्थापित किया गया था, कब? 1965 में स्थापित किया गया था। और ये भारतीय ज्ञानपीठ एक ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का, तो वो उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए भारत का कोई भी नागरिक जो कि 8वीं अनुसूची में मौजूद 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर लिखता है तो वो इस पुरस्कार के लिए पात्र हो सकता है। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं कैश यानी चेक के तौर पर, और एक प्रशस्ति पत्र और शॉल दिया जाता है इस दौरान, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो शानदार हुआ है भारतीय सेना का और तमाम डिफेंस फोर्सेस का सरकार की ओर से, तो उसकी सफलता पर सभी कोर्स में बम्पर छूट दे दी गई है। प्राइस आधे से भी कम कर दिए गए हैं और ये मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिनों में ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग भी इस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे बैचेज हैं जो कि शार्प लर्निंग ऐप पर ये जो है ना वो चल रहा है। तो शार्प लर्निंग ऐप पर गूगल प्ले पर जाकर आप इसको देख भी सकते हैं। ओके, तो इस पर जो कोर्सेज चल रहे हैं जैसे ISPCS करंट फर्स्ट मेंबरशिप है 1 ईयर का, दूसरा बेसिक मेंबरशिप है 1 ईयर का करंट फर्स्ट का, और इसमें 2025, 2024, 2023 इन सब के करंट फर्स्ट मिल जाते हैं। और अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा, यानी 2026 तक का भी मई तक का आपको अपडेट मिलता रहेगा। उसमें PDF, वीडियो, टेस्ट और टेस्ट सीरीज संबंधित एग्जामिनेशंस के मिल जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और PDF कई तरीके को होते हैं, ख़ास तौर पे PDF जो है ना वो 1 लाइनर भी होता है, MCQ भी होता है, MCQ नोट्स भी होता है, ठीक है। और उसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं, जैसे हमने जो बताया
तो वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण है दोनों, ISPCS और बेसिक मेंबरशिप जो कि छूट चल रही है। इसके अलावा UPPT का भी बैच चल रहा है, अब उसका प्राइस 124 ओनली हो गया है, ठीक है। पहले 99 था, थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन छूट अभी चल रही है। UPSI का भी बहुत मामूली से प्राइसेस में अभी छूट चल रही है, उसके तहत हो रहा है। ग्रुप डी का काफ़ी तो कोर्स हो चुका है, लेकिन जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 71st BPSC का फाउंडेशन बैच 4 चल रहा है शानदार ढंग से, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPPCS के जो तैयारी है उसकी भी कराई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप गूगल प्ले पर जाकर उसको चेक कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन आप जरूर दबा देना। इस दौरान थोड़ा मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है कुछ हेल्थ इशू को लेकर, तो हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। पिछले दिनों एक वीडियो मिला था जिसमें मैं नहीं था, लेकिन मेरी आवाज़ थी और वो वीडियो चल रहा था। मैंने ही वो वीडियो आपके लिए तैयार किया था। तो हो सकता है बीच बीच में कुछ दिन आपको बिना मेरी मौजूदगी के, मतलब फिजिकल प्रेजेंस के, आपको वीडियो मिलेगा करंट अफेयर्स का, जो मैं ही आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कुछ दिनों की बात है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य के तीस्ता फील्ड फायर रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में ये आयोजन किया गया, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ठीक है। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो में, ओके, आकाशवाणी की ओर से। तो ये इम्पॉर्टेंट जो आयोजन किया गया है, ओके, महत्वपूर्ण बातें रही। इस अभ्यास में कई अलग अलग तरह के इकाइयों ने भाग लिया, जैसे पैदल सेना, मिसाइल वगैरह भी देख रहे हैं, रॉकेट देख रहे हैं आप, टैंक देख रहे हैं, यूनिट देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। तो ये सब कुछ विशेष तौर पर ये आयोजन किया गया था। मतलब एक युद्ध जिस तरीके से होता है उसी के तहत ये आयोजन पूरा का पूरा ये किया गया है। उद्देश्य यही था, तीस्ता प्रहार ये अभ्यास में सामरिक पूरा अभ्यास हो जाए, युद्ध में जो कौशल प्रदर्शन ये सब दिखाया जाता है वो हो बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में ये आयोजन किया गया था। पश्चिम बंगाल मैप में ये रहा। अच्छा, वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की? तो वो हैं कौन? ममता बनर्जी, और गवर्नर CV आनंद बोस। अगला क्वेश्चन, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा LR श्रीहरि। क्या नाम है? LR श्रीहरि। वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, मात्र 19 साल के हैं, ओके। और ये बन गए हैं 86th ग्रैंड मास्टर भारत के, दुनिया के कहिए, ठीक है। और भारत के 86th हैं। अच्छा, इससे पहले वाले कौन थे? तो वो तमिलनाडु के थे, P श्याम निखिल थे, ओके। तो इन्होंने ये जीत लिया है। अच्छा, अब हम पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर की लिस्ट भी दे देते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि फलाने ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं। तो अभी जो बने हैं लेटेस्ट वो कौन है? LR श्रीहरि 86th। 85th कौन थे? P श्याम निखिल। 84th ग्रैंड मास्टर तो R वैशाली। 83rd ग्रैंड मास्टर तो आदित्य S सामंत। 82nd ग्रैंड मास्टर तो वुपला प्रणीत। 81st ग्रैंड मास्टर सायंतन दास। 80th यानी 80वें ग्रैंड मास्टर तो विघ्नेश NR। 79th ग्रैंड मास्टर प्रणेश M। और 78th जो है वो कौस्तुभ चटर्जी। तो कुछ पिछले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर सवाल हो कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे, और उन्होंने ये खिताब जीता था 1988 में। 5 बार के वो विश्व चैंपियन रह चुके थे। अच्छा, ग्रैंड मास्टर होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये फिडे जो है ना, विश्व शतरंज संगठन है फिडे, उसके द्वारा शतरंज खिलाड़ी को दी जाने वाली एक उपाधि है, ठीक है। और उसमें एक खास पॉइंट बना लेने के बाद, उस तक पहुंच जाने के बाद ये खिताब दिया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 12 मई को। और इस बार की थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल में अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ठीक है। और ये जो दिन है ना, वो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनकी जयंती पर मनाई जाती है, और उनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को,
इसीलिए 12 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसका 7वां संस्करण था और 15 मई को ये समापन हुआ है। बिहार में मुख्य आयोजन हुआ था यहाँ। ओके, तो ये आप देख रहे हैं विजेताओं की पूरी जो है वो विजेता हैं और वो सब अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। तो एक बार लिस्ट भी दिखा देते हैं। नंबर 1 है महाराष्ट्र, उसने गोल्ड प्राप्त किया है 58, सिल्वर 47 और ब्रॉन्ज मेडल 53। टोटल मेडल है 158। सेकेंड स्थान पर है हरियाणा, उसने टोटल 117 मेडल प्राप्त किए, उसमें 39 जो है ना गोल्ड मेडल थे। तीसरा स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया 60 मेडल के साथ और 24 गोल्ड मेडल थे। चौथा स्थान कर्नाटका का रहा है और उसने 58 मेडल प्राप्त किए और 17 गोल्ड मेडल है। पांचवा स्थान दिल्ली का रहा है, 68 मेडल प्राप्त किए और 16 उसमें गोल्ड मेडल थे। अगर बात करें बिहार की, क्योंकि वो तो इसका मेजबान ही था, तो बिहार ने 7 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। ओके, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और ब्रॉन्ज 18 प्राप्त किए हैं। टोटल जो मेडल रहा है बिहार का वो 36 मेडल रहा है और उसी ने मेजबानी की थी। ओके, तो कब से कब तक हुआ था? 4 मई से 15 मई तक उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। लगभग 5000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ी इसमें पहुँचे थे। ठीक है, तो इसका आयोजन कौन करता है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से किया जाता है और उसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है इस वक्त। ओके, एक कुछ और इससे रिलेटेड प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं। तो कुछ और प्रश्न इससे जुड़े हुए जो पिछले रहे हैं उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की? आंसर होगा बिहार ने की। 4 से 15 मई तक आयोजन किया गया और ज़्यादातर जो प्रतियोगिताएं हैं वो पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित की गई थी। न्यू दिल्ली में भी कुछ आयोजन किया गया था, जैसे शूटिंग है, जिम्नास्टिक है, ट्रैक साइकिलिंग है, ये जो है ना वो दिल्ली में आयोजित किया गया था, लेकिन मुख्य तौर पर मेजबानी बिहार ने की थी और बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। थीम सॉन्ग क्या थी इसकी? तो खेल के रंग बिहार के संग, ये थीम सॉन्ग थी इस बार की। अच्छा, शुभंकर क्या था इस बार का? शुभंकर है गज सिंह, जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है, गज सिंह एक पौराणिक प्राणी हाथी और शेर का मिश्रण कहिए इसको, और इसकी प्रेरणा नालंदा और बोधगया के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। ये भी सवाल हो सकता है, ये जो शुभंकर है गज सिंह, ये कहाँ से लिया गया है? जो बिहार के एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं ना, उनको ध्यान में रखना है कि नालंदा और बोधगया के जो पालकालीन मंदिर हैं उससे इसकी प्रेरणा ली गई है और ये बनाया गया है था गज सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं कि उद्घाटन किसने किया था? आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। 4 मई को वर्चुअली उद्घाटन किया था, उनको जाना था, लेकिन फिर जो आतंकवाद को लेकर जो तनाव हुआ उसके बाद फिर वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, उद्घाटन समारोह पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित किया गया था, पहली बार बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर होगा मई का दूसरा रविवार, और ये 2025 में कब रहा है? मई का दूसरा रविवार 11 मई को। ठीक है, मदर्स डे। नेक्स्ट प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लाइट डे। आंसर होगा 16 मई को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है इस बार की प्रकाश नवाचार समाज, लाइट इनोवेशन सोसाइटी, ये है इस बार की थीम। क्यों मनाया जाता है? देखिए, फिजिसिस्ट यानी भौतिकी वैज्ञानिक और इंजीनियर, क्या नाम है उनका? थियोडोर मैमा। तो उनके द्वारा 1960 में लेजर का पहला संचालन किया गया था, तो उसी की याद में वर्षगांठ ये मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 2025 में, तो उसमें कितना मीटर दूर भाला फेंक कर अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड? आंसर का 90.23 मीटर। क्या है? 90.23 मीटर। तो उनका ये एम था कि हम 90 मीटर को पार कर दें और उन्होंने ये काम कर दिया। ठीक है, तो अभी ये मई 2025 में दोहा डायमंड लीग जो आयोजन किया गया तो 90.23 मीटर भाला फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, 3 प्रयास किए तो
तीसरे प्रयास में रहा। हालांकि उसके बावजूद वो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन पे जूलियन बेवर जर्मनी के, वो 91.06 मीटर उन्होंने फेंका था। फिर नीरज चोपड़ा ने फेंका 90.23 मीटर, ये याद रखिएगा आप। और तीसरा ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन उन्होंने फेंका था, ठीक है। लेकिन उन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड बना लिया है, फिर से अपना नेशनल रिकॉर्ड जो था वो फिर से उन्होंने बना लिया, ठीक है। अच्छा, इनके टॉप जो 5 थ्रो थे वो ये पूरा लिस्ट आप देख रहे हैं। तो अब तक का सबसे बेहतरीन उन्होंने थ्रो किया है, जो भाला है, जेवलिन है, उसको फेंकने का काम किया है दूर तक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है 15 मई को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। तो ये द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार को लेकर ये आयोजन किया जा रहा है और उसी को लेकर ये थीम घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। ये थीम इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएन जनरल असेंबली ने 4 से 6 नवंबर, कब? 4 से 6 नवंबर तक कतर में ये सामाजिक विकास के लिए दूसरा शिखर सम्मेलन ये आयोजन किया गया है। दोहा में, जो कतर की राजधानी है, वहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा। उसी के लिए इस बार की थीम भी तैयार की गई है, ये वाली थीम, ठीक है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और आपको बता दूं कि नेक्स्ट संडे को हम लोग सुबह 10 बजे से मैराथन लेकर आएंगे और जनवरी से लेकर टोटल मई तक का टोटल करंट अफेयर्स होगा वो, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और रिमाइंडर लगा लीजिएगा। मैं जल्द ही उसके लाइव का इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा मैं कब होगा मैराथन। तो नेक्स्ट संडे को सुबह 10 बजे से मैराथन शुरू हो जाएगा आप सबके लिए। ओके, बाय।